हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। आज हम देखने वाले हैं गद्य पाठ पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम के लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। परिचय: जन्म 1935, लाहौर, अविभाजित भारत। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियाँ: स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। गद्य संबंधी: प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। तो चलो हम नज़र डालते हैं पूर्ण विश्राम पर। पहले हम 4-5 परिच्छेद यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और बाद में हम इसका सार देखेंगे। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगुनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने करकमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बूझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौंकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की गई। देखिए, हमने यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब इसका सार देखिए बच्चों। इस गद्य पाठ में लेखक और उनकी पत्नी के जीवन के कुछ प्रसंग दिए हैं। जैसे कि लेखक की पत्नी बहुत चिंता करती है, इसलिए उसकी तबीयत भी बार बार बिगड़ती रहती है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको विश्राम की ज़रूरत है। दोनों भी जुहू जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों भी जुहू जाने वाले थे, तब वे तैयारी में जुट गए। जैसे कि गैरेज में बंद पड़ी मोटर ठीक करवाई, इसके लिए वे गैरेज चले गए। सुबह जल्दी उठना था तो घड़ी का अलार्म लगाया। सुबह वैसे भी उनका स्टोव भी बंद हुआ। बिना चाय पिए ही वे तैयारी करने लगी। सारी तैयारी करते समय वे दोनों बार बार नोट्स भी लिखते थे ताकि सारी चीज़ें याद रहे, कुछ भूल न जाए। आगे चलते हैं। यहाँ पर ऐसी महत
योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी, रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। देखिए, अभी हमने यहाँ पर 4-5 परिच्छेद पढ़े हैं। इसका सार देखो बच्चों, दोनों भी एक दूसरे को याद दिलाते थे कि खाने पीने की कौन सी चीज़ें लेनी है, जैसे कि पूड़ियाँ, मिर्ची का अचार, और उसके साथ ही और भी चीज़ें जैसे कि पहनने के लिए गुलबंद और बेदिंग सूट भी लिया। यहाँ तक कि बच्चों, नोट पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड, बिजली के बिल, बीमा के नोटिस आदि। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों विश्राम के लिए जा रहे थे या काम करने के लिए। वैसे तो दोनों को चिंता मुक्त होकर मन पर किसी प्रकार का बोझ न लेकर जाना चाहिए था, पर दोनों ने तो बहुत बड़ा काम का बोझ उठा लिया था, है ना बच्चों? तो क्या आपको लगता है दोनों को सचमुच आराम मिलेगा? देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ तो लेखक ने देखिए साथ में 3 किताबें भी ली है, फिर कविता करने के लिए कुछ कतरने भी ली है। मतलब इतना सारा सामान लेकर वो दोनों भी जुहू जा रहे हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं, आगे के परिच्छेद। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे।
हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुह पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो देखो बच्चों, अब इस कहानी का आखिरी मोड़ आया है। दोनों जाते वक्त खुश थे। जुहू के समुद्र तट पर चले गए। वहाँ वे समुद्र की लहरों का आनंद भी ले रहे थे। तो अचानक लेखक की पत्नी को घर की याद आई कि शायद खिड़कियाँ खुली है। तो पूछो मत, पत्नी इतनी परेशान हो गई, घबरा गई, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। दिल डर की वजह से धड़कने लगा। फिर तो नतीजा क्या था? डर के मारे दोनों भी घर वापस गए और देखा तो खिड़कियां तो बंद थी। मतलब आराम करने के लिए दोनों गए थे, विश्राम करने के लिए दोनों गए थे, खुशी के लिए गए थे, पर ये तो हुआ ही नहीं। विश्राम तो मिला ही नहीं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि शहरी इलाकों में भाग दौड़ की जिंदगी होती है। घड़ी के अनुसार लोग चलते हैं। आजकल मनुष्य यंत्र के समान काम कर रहा है, लेकिन ये भाग दौड़ शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मतलब मन और शरीर दोनों को भी स्वस्थ रखना जरूरी है।